इधर आज उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने दिल्ली में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर रेड डाली। ये रेड उसके एक सदस्य की निशानदेही के आधार पर मारी गई। पता चला है कि मुसलमानों के लिए काम करने वाले इस संगठन की साजिशें बहुत गहरी हैं। दिल्ली दंगों के इल्जाम तो लग ही रहे थे। पता चला है कि हाथरस में दलित लड़की से बलात्कार के मामले के बाद वहां दंगे भड़काने की साजिश थी। पीएफआई का इसमें हाथ था। आइए इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इन तस्वीरों को भूले नहीं होंगे आप। हाथरस कांड के बाद कितना बवाल। राजनीतिक लाभ लेने के लिए दिल्ली से हाथरस तक के दौरे। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे में अपने लिए सियासत की पूरी संभावना तलाश ली थी, मगर इस कांड की आड़ में और भी बहुत कुछ पक रहा था। हाथरस में दंगे कराने की पूरी तैयारी थी और इस मामले में सक्रिय था संगठन पीएफआई। जी हां, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। वही पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जिसका नाम शाहीन बाग में भी आया, दिल्ली के दंगों में भी आया, साजिश में भी आया और सियासी गठजोड़ में भी आया। और अब पता चला है कि यूपी के हाथरस में भी एक गहरा षड्यंत्र रचा जा रहा था। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के शाहीन बाग में पीएफआई के दफ्तर में छापेमारी की। ये छापेमारी पीएफआई की स्टूडेंट विंग सीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी के रऊफ की हाथरस मामले में गिरफ्तारी के बाद की गई है। शाहीन बाग ही नहीं, अब तो पीएफआई के कई अड्डों का पता सामने आ रहा है। इन सभी जगहों पर एसटीएफ की टीमें रेड्स कर रही हैं। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के ऑफिस पर यूपी एसटीएफ ने यहां पर रेड की है। करीब 12 बजे यूपी एसटीएफ टीम यहां पहुंचती है और यहां पर रेड की कार्रवाई करती है। ये तमाम पैम्पलेट यहां मौजूद है जिसको यूपी एसटीएफ अपने साथ ले गई थी और इसके अलावा एक ब्लैंक सीडी अपने साथ ले गई है। करीब रेड की एक कार्रवाई 45 मिनट के करीब चली है और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद है दिल्ली प्रदेश पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद साहब। यूपी में 2 लोगों को पकड़ा गया था, पीएफआई के सदस्य बताए जाते थे। उसके मुतालिक किसी तरह की पूछताछ हुई है और जो पकड़े गए थे उनके बारे में क्या कहेंगे आप? पूछताछ किसी से कुछ नहीं हुई है और ये सच है कि जो 2 लोगों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया है 11 तारीख को, वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर हैं और वो केरला से बिलोंग करते हैं। केरला से बिहार के अंदर उनकी जिम्मेदारी थी तंजीम के विस्तार करने की, ऑर्गेनाइजेशन के। वो वहाँ बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और केरला वापस जा रहे थे काम करके। उनको जब ट्रेन यूपी में दाखिल होती है तो वहीं से एसटीएफ या यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और 12, 13, 14, 15, 16 तकरीबन 5 दिन तक अपने पास रखती है। ना ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और न ही मीडिया के सामने पेश करती है। लेकिन जब हमने वहाँ पर अदालत के अंदर ये डाला है कि हमारे 2 लोग गायब हैं, तब 16 के दिन उन्होंने मीडिया के सामने बताया है कि हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन लोगों का इरादा अच्छा नहीं था, ये कुछ करने वाले थे। तकरीबन 4 दिन के बाद पूरे भारत के लोगों को बताया गया है वो। लेकिन जो गिरफ्तारी हुई उसके मुतालिक आपके जो यहाँ पे ऑफिस बेरर थे उनसे किसी तरह की कोई? देखिए, हमें तो खुद ताज्जुब है कि अगर ये मामला यूपी का है या कैंपस फ्रंट जो सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसका है या कहीं और का है, तो उसका दिल्ली स्टेट के ऑफिस से क्या लेना है यहाँ सर्च करने से? दिल्ली स्टेट सिर्फ दिल्ली के अंदर जो काम होता है उसकी निगरानी रखती है, उसके लिए काम करते हैं। तो अदालत हमें देखना होगा, उसकी कॉपी मिली नहीं है, अदालत ने किस बेस पर यहाँ पर सर्च करने का उनको वारंट दिया है वो भी देखना बाकी है हमें। रऊफ के खिलाफ यूपी में सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने और हाथरस में दंगे के लिए फंडिंग की व्यवस्था कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। मगर पीएफआई नाम की यह संस्था है क्या और क्यों हर देश विरोधी हरकत में इसका नाम आता है, ये समझना जरूरी है। मगर उससे पहले पीएफआई के एक नेता का वो बयान सुनिए जिससे आपको पता लग जाएगा कि कितना जहर भरा है इस संगठन के भीतर। जब सीए प्रोटेस्ट हुआ, जब पूरे इंडिया के स्टूडेंट सीए के रास्ते में उतर गए, सीए का प्रोटेस्ट किया, हम देखते हैं दिल्ली राइट्स को लेकर पूरे के पूरे सीए एक्टिविस्ट को टारगेट किया, ये बताने के लिए कि आप हमारे सामने नहीं आना है।
और आज जब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं 26 फरवरी को ट्रैक्टर रैली के जैसा एक ड्रामा कर कर फार्मर्स को भी टारगेट किया जा रहा है, फार्मर के लीडर्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। मैसेज एकदम क्लियर है, मैसेज एकदम क्लियर है। अगर इंडिया में जीना है तो इस गवर्नमेंट का गुलाम बन के रहना होगा। मैसेज एकदम क्लियर है। ये गवर्नमेंट अभी कोई भी सबका साथ सबका विकास वो पूरा चला गया है, वो सब चला गया। अब एक सिंगल एजेंडा ये गवर्नमेंट आप लोगों को दे रही है, और जो जो लोग आज मेरी ये बात सुन रहे हैं उन सबको ये गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट एक सिंगल एजेंडा दे रही है। वो सिंगल एजेंडा ये है क्या आप आरएसएस से डरते हो या नहीं? अगर आप आरएसएस की चापलूसी करोगे तो आपको गवर्नर का सीट मिलेगा, आपको रंजन गोगोई के जैसा पार्लियामेंट में सीट मिलेगा, आपको अलग अलग जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस कांग्रेस से लेके जाकर बीजेपी में भाग रहे हैं, मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी में जा रहे हैं, उनको मिनिस्टर सीट मिलेगा। लेकिन अगर आप बीजेपी का साथ नहीं दोगे, अगर आप बीजेपी के खिलाफ बात करोगे तो आपको यूएपीए मिलेगा, आपको ईडी मिलेगा, आपको एनआईए मिलेगा। मैं अभी आपसे पूछता हूं, यहां बैठे हुए लोगों से पूछता हूं, जब ये आरएसएस के लोग आपको ये वार्निंग दे रहे हैं, जब ये बीजेपी गवर्नमेंट आपको वार्निंग दे रही है कि क्या आप सरेंडर करेंगे, तो आपका जवाब क्या है? सरेंडर करेंगे, सरेंडर करेंगे। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का मूल कार्यक्षेत्र केरल रहा है। 1993 में केरल में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के नाम से इसकी शुरुआत हुई। दावा था अल्पसंख्यकों, खासकर केरल के मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम, मगर दायरा अचानक बढ़ा और काम हो गया दावत कुरान, दूसरे धर्मों के बीच इस्लाम का संदेश पहुंचाना। इसे ईसाई संगठनों के मिशनरी काम की तरह पेश किया गया, जिससे कानून की छांव बनी रहे। बाद में एनडीएफ का नाम बदलकर इसे पीएफआई कर दिया गया। आज अल्पसंख्यकों और पिछड़ों की आवाज उठाने के लिए बना पीएफआई एक बहुत ताकतवर सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन बन चुका है। 2006 में बने पीएफआई का असर 16 राज्यों में है। 15 से ज्यादा मुस्लिम संगठन इसकी छतरी में हैं। केंद्रीय एजेंसियों ने इसे खतरनाक सांप्रदायिक संगठन बताया है। पीएफआई का खुद का दावा है कि उसके पास 8 लाख से ज्यादा सदस्य हैं। बीजेपी ने पीएफआई पर आईएसआई से जुड़े होने का आरोप लगाया। पीएफआई का दावा है कि वो मुस्लिम समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्यों को करता है, साथ ही इसके लिए वो जगह जगह पर कई वर्कशॉप का भी आयोजन करता है। पीएफआई ये भी दावा करता है कि वो बिहार और देश के दूसरे राज्यों में आई बाढ़ के समय राहत कार्यों को भी अंजाम देता है। आपको बता दें कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम की एक राजनीतिक पार्टी, जिसे पीएफआई का ही पॉलिटिकल फ्रंट माना जाता है, लेकिन जो लोग ये जानते हैं वो ये भी मानते हैं कि पीएफआई दरअसल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का एक बदला हुआ रूप है। 2006 में पीएफआई बना। सिमी पर बैन लगने के बाद इससे जुड़े कई कार्यकर्ता पीएफआई में शामिल हो गए। पीएफआई के नेशनल चेयरमैन अब्दुल रहमान एक वक्त सिमी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं। हालांकि पीएफआई ने लंबे समय तक इन आरोपों को नकारा है। बनने से लेकर अब तक पीएफआई पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने, देश विरोधी ताकतों से चंदा लेने जैसे कई संगीन आरोप हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी पीएफआई के लिंक बताए गए। पीएफआई पर यह भी आरोप लगे कि उसने केरल से नौजवानों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भेजा। केरल और आसपास के दक्षिण भारतीय राज्यों की कई हिंसक घटनाओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। 2012 में ही जब नॉर्थ ईस्ट के छात्रों और उत्तर और दक्षिण भारत के राज्यों के छात्रों के बीच टकराव हुए थे, उस वक्त पीएफआई का नाम सामने आया था। कहा गया कि पीएफआई के लोगों ने एक दिन के भीतर 6 करोड़ से ज्यादा एसएमएस पूर्वोत्तर के राज्यों से आने वाले छात्रों को भेजे, जिसके बाद भारी संख्या में छात्र राज्य छोड़कर जाने लगे। समय समय पर पीएफआई अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करती रही है। एंटी फासिज्म और एंटी बीजेपी नारों के सहारे इस संगठन ने आम मुसलमानों के बीच अपनी पैठ बनाई है। अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई को वो मुसलमानों को दबाने वाली कार्रवाई के रूप में पेश करते हैं। दिल्ली दंगों के बाद भी पीएफआई ने ऐसा ही प्रचार किया था। राष्ट्रवादी संगठन लगातार पीएफआई पर रोक लगाने की मांग करते रहे हैं।
उनकी दलील है कि ये संगठन धर्मांतरण और आईएसआईएस में भर्ती कराने जैसे कामों में लिप्त है, मगर एजेंसियों को शक है कि पीएफआई पर ब्लैंकेट बैन असरदार होगा। इससे गहरे जुड़े लोग किसी और शक्ल में फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं।